नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तान के उस पैसे से कश्मीर में कोहराम, पत्थरबाज किराए के साफ साफ गिलानी अलगाववादी नेता का नाम लेते हुए वहां पर पत्थरबाजी करने वाले कश्मीर के युवा बता रहे हैं कि हमें 500 रुपए के हिसाब से रोजाना पैसा दिया जाता है गिलानी द्वारा। तो क्या अपने आप को अलगाववादी नेता कहने वाले ये लोग देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान का पैसा कश्मीर में कोहराम, ये रिपोर्ट और फिर चर्चा की शुरुआत। गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को। कितने आदमी हो? बहुत है, बहुत है। कितना? 500, 1000? 2 चीज हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है, हम बेरोजगार है। खुद को कश्मीरियों का रहनुमा बताने वाले अलगाववादियों की असलियत अब खुल रही है। 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को। कितने आदमी हो? बहुत है, बहुत है। कश्मीरी नौजवानों के दिलो दिमाग में किस तरह भारत के खिलाफ नफरत का जहर भरा जा रहा है, इसी बानगी आपके सामने है। चंद रुपए देकर कश्मीर के अलगाववादी नेता अपने ही नौजवानों को बरगला रहे हैं, उन्हें हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। जिन हाथों को अपने और अपने मुल्क की तरक्की का जरिया होना चाहिए था, उन्हीं हाथों से घाटी में अमन का गला घोंटा जा रहा है। किराए के नौजवानों से घाटी में पत्थरबाजी कराने वाले अलगाववादियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो सरहद के उस पार बैठे इनके पाकिस्तानी आकाओं की साजिशें भी लगातार खुल रही हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में ताजा पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और अलगाववादी जो रकम बांट रहे हैं वो सीधे पाकिस्तान से भेजी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए पाकिस्तान से 60 करोड़ रुपए कश्मीर भेजे गए हैं। आईएसआई इस रकम का इस्तेमाल कश्मीर के माहौल में जहर घोलने के लिए कर रही है। पैसे भेजने के लिए जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद और हिजबुल क्या सलाउद्दीन के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। लश्कर तैयबा और हिजबुल के स्थानीय संपर्कों के सहारे 60 करोड़ की रकम आतंकियों तक पहुंची। जांच एजेंसियों ने आतंकियों और पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच बातचीत इंटरसेप्ट की है। ये जो कश्मीर में आज माहौल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान इस माहौल का फायदा उठाना चाहता है और चाहता है कि ये माहौल कुछ दिन तक ऐसे ही बना रहे। कि आज उसकी साजिश नहीं, इस माफी की साजिश पिछले 30-40 साल में अनेकों बारी कर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में आग लगा रहा है, तो दूसरी तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिशों में भी जुटा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर मानवाधिकार की बहस छिड़ी तो पाकिस्तान ने वहां भी अपनी ढपली बजानी शुरू कर दी। यूएन में पाकिस्तान के कमिश्नर मलिहा लोधी ने बुरहान को कश्मीर का नेता और उसकी मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताकर भारत के जख्म पर नमक रगड़ने की कोशिश की, जिसका जवाब भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने 2 टूक शब्दों में दिया। संयुक्त राष्ट्र में एक डिबेट था ह्यूमन राइट्स पर, और फिर उस डिबेट में पाकिस्तान ने अपनी पुरानी रीत शुरू की कश्मीर के बारे में। तो हमने भी उसका 2 टोक जवाब दिया कि हमें कुछ ये जो टेररिस्ट को एक्सटोल करते हैं और टेररिस्ट के बारे में जो सैंक्चुरी देते हैं, वो ऐसे देश हमें क्या सिखा रहे हैं। यानी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध जारी है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि हमेशा की तरह उसे इस जंग में भी मात खानी होगी। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। मीम अफजल जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। शबनम लोन जो कि एक्टिविस्ट है, लॉयर है, सीधे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ी हैं। खास मेहमान राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मीरवाइज उमर फारूक अलगाववादी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं का इंतजार था कि पहला सवाल ये दागा जाए कि क्या आप लोग कश्मीर में आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं वहां पर लोगों को। लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए सवाल यही है कि पाकिस्तान को हमने जवाब दे दिया है। आईबी की रिपोर्ट ये भी कहती है
है कि 100 करोड़ रुपए इन अलगाववादियों के जरिए वो पहुंचा रहा है कश्मीर में। क्या तरीका हो सकता है इसके आगे क्या? क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति उभरी है उसमें जाहिर तौर पर सब कुछ जानते पहचानते हुए भी रोकने में हम नाकाम रहे। देखिए, अभी चंद दिनों पहले, 5 दिन पहले जब ये पूरा विषय उठा था तो एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ने जो आर्मी के हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा हैं, हाँ। उनका इंटरव्यू छापा था। उसमें ये प्रश्न उनसे पूछा गया था, मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था। हुड्डा साहब ने कहा कि एक बात समझनी होगी कि जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हाँ। विगत कुछ महीनों में उस पर बहुत जोर से उसके बैकबोन पे उसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसके कारण देखिए 84 इन्फिल्ट्रेटर्स को इसी वर्ष अर्थात 2016 में ही मार गिराया गया है। अब मिलिटेंट कश्मीर में रह नहीं गए हैं। ऐसे में जो फड़फड़ाहट होती है, दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाहट होती है, जो फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट होता है, वो मिलिटेंट और पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को हमें मिल रहा है। बौखलाहट में इस प्रकार का अंजाम वो दे रहे हैं और आर्मी के हमारे जवान, हमारी आर्मी की जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो रही है, जिसके कारण कि हम मिलिटेंट को फ्लश आउट करने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में शबनम लोन जी, रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग सही है? संबित पात्रा जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वे ऑफ द मार्क। इस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा जो कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के हेड है। आपको उन्होंने बताया तो आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि इनका इंटरव्यू छपा है मैडम। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हुड्डा साहब ने बताया और आप आर्मी के चीफ जो नॉर्दर्न कमांड के, उनकी बात को झूठ मान ले, उनकी बात को नहीं माने। मैं बता रही हूँ, अब मेरी तो बात सुन लीजिए। आपको मैं बता रही हूँ संबित पात्रा जी, ये निकल आइए, ये इस मेरी देश की धरती, सोना चांदी, इस सिंड्रोम से निकल आइए। यहाँ पे आप बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती ना कहें हम कश्मीर को। क्या बोल रही हैं आप शबनम जी? सुनिए, इधर मतलब हम निकल, शबनम जी मैं बता दूं, हम नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान को पीओके से निकाल देंगे। हम नहीं निकलेंगे कहीं से, हम पाकिस्तान को पीओके से भी निकाल देंगे। अरे बहुत अच्छी बात है संबित पात्रा साहब, आप करके तो दिखाएं ना। तो आप हमें क्यों? अरे आई विल बी योर फैन। आपको भरोसा नहीं है इंडिया पे? करके दिखाइए ना। ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ मैं, आप दोनों को रोक रही हूँ। राकेश जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मीरवाइज उमर फारूक साहब हमारे साथ अलगाववादी नेता जुड़ गए हैं और चूंकि वो हाउस अरेस्ट में है इसलिए वो स्काइप पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीरवाइज उमर फारूक साहब, मुझे पता नहीं कि आपने हमारी रिपोर्ट का हिस्सा देखा है या नहीं, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद दागूंगी पहला सवाल। सुने से। गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। 500 देता है, 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को 500। कितने आदमी हो? बहुत है। कितना? 500, 1000? 500 2 चीज, या हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है, हम बेरोजगार है। और क्या देता है? खाने के लिए नशा वशा? नहीं, हाँ देता था पहले, अब नहीं देता था। क्या देता? पहले क्या पता नहीं क्या था। पहले क्या देता था? नाम बता उसका, खाता है तो पता भी होगा। नशे का नाम क्या? अभी भी नशा ले रखा है। तेरे को नाम मालूम है? नहीं, वो पता नहीं कौन सा आदमी आता है। तेरे को 500 किसने दिया? वो लड़का था बड़ा सा दाढ़ी वाला। नाम बता। नाम उसका शायद एजाज है। नाम उसका शायद अयाज है, नाम ये गिलानी का भी लेता है और ये लड़का साफ साफ कहता है कि 500 रुपए हमें दिए जा रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए। क्या आप लोग कथित रूप से अलगाववादी नेता जानबूझकर कश्मीर में आग को भड़का रहे हैं, हवा दे रहे हैं? फारूक साहब जी, आई एम सॉरी, मुझे आपका शुभ नाम नहीं पता, अभी इन्होंने कनेक्ट कर दिया मुझे। अंजना जी देखिए, मैं बड़े अदब से आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जरा मुझे समय दें ताकि मैं आपको यहाँ की सिचुएशन समझाऊं। ये जो आप दिखा रहे हैं टीवी पे, आपको पता होना चाहिए कि पिछले खासकर कई हफ्तों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप घरों में बंद कर दी गई, ईद से ही। और ये जो आप कोशिश कर रही है दिखाने की कि भाई ये हुर्रियत वाले कर रहे हैं, गिलानी कर रहा है, ये पैसा दे रहा है, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 40 लड़के हमारे मारे गए, आपको क्या लगता है कि ये पैसे लेके निकले हैं और ये पैसे इनमें ये पैसे देके अपनी जान निकालने निकले हैं? आपके लड़के नहीं मारे गए हैं। लेके
ये आपके लड़के नहीं मारे गए हैं फारूक साहब, ये कश्मीर के बच्चे मारे गए हैं। ये आपके लड़के नहीं थे। जिन घरों में मातम पसरा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। सर आप बात नहीं करें, अगर आप ये चूज करते हैं तो, लेकिन सवालों का सामना करने की हिम्मत आप में नहीं है तो आप कह सकते हैं। ये कह रही है कि आपके बच्चे हैं ये, जिन पे गोलियां इस वक्त सीआरपी चला रही है, पुलिस चला रही है, जिनको मारा जा रहा है, वो आपके बच्चे हैं। कश्मीर में अगर नहीं मुझे आपने बताया कम से कम मुझे आज शायद आप नहीं देख रही हैं। इस देश के 1700 बच्चे इस वक्त जख्मी पड़े हैं। उनमें से 100 लड़के ऐसे जिनकी आंखें चली गई। आपकी सीआरपी ने, आपकी पुलिस ने पैलेट गन चलाए। उनमें से 30 लड़के जिनकी आंखें चली गई हैं आपके देश के बच्चे हैं, इसीलिए आप उनको मार रहे हैं। इसीलिए आज डॉक्टर्स भेजे गए हैं उनके इलाज के लिए। सवाल ये है, अफसोस की बात। मीरवाइज आपने हमें देखिए सर, सवाल का सामना कीजिए। आपने तो हमको घरों में बंद कर दिया है और इल्जाम हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सब ये कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, असल मामले को तो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वहां मौजूद लड़का तमाम पत्रकारों को कह रहा है, फारूक साहब, वहां मौजूद ये लड़का सभी पत्रकारों को कह रहा है ताकि आप किसी एक नेशनल मीडिया पर सवाल ना करें। जो लोग वहां सवाल पूछ रहे हैं वो सब कश्मीर के ही हैं, वो कश्मीर के ही है लोग जो सवाल के ग्राउंड पर आप आइए, कश्मीर की धरती पर आप आइए, यहाँ के हालात आप देखिए। हमारे तमाम सहयोगी हैं, हमारे तमाम सहयोगी हैं, उन्होंने ही रिपोर्ट भेजी। आपके व्यूअर्स को शायद ये पता नहीं है कि कश्मीर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा फौज अगर कहीं है वो कश्मीर में है। सर जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। आईबी की रिपोर्ट है कि 100 करोड़ रुपए अलगाववादियों को पाकिस्तान दे रहा है वहां पर भड़काने के लिए आग। क्या ये स्पॉन्सर्ड हिंसा है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि ये अगर आज भी आप लोग हकीकत को नहीं समझेंगे, ट्रूथ को नहीं समझे, कब तक आप सब पे उंगलियां उठा रहे हैं, हुर्रियत पर, पाकिस्तान पर, बच्चों पर, लेकिन अपने आप पे आप उंगलियां नहीं उठा रहे हैं। बच्चों पर नहीं, अब दिल्ली वाले अपने आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम अलगाववादियों पर और पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं और ये भारत की सरकार भी उठा रही है, क्योंकि वहां पर सत्ता, सरकार, सेना एक ही भाषा में बोल रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। 2010 में भी आपने यही कहा, फिर क्या हुआ? हमने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई ये प्रॉब्लम जो है आप ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, आपको इसको पॉलिटिकली हल करना है, लेकिन आप तो ढोल लेके निकल गए, लोगों ने वोट डाले। राजनीतिक हल के लिए माहौल कैसे बनेगा उमर साहब? सारे लोग हैं तो फिर ये सर राजनीतिक हल का माहौल ऐसे बनता है क्या? पत्थरबाजी करके? राजनीतिक हल के लिए आपको भी तो पहल करनी होगी। बताइए ना, आप मेरी गुजारिश तो सुनिए। दिल्ली वालों ने कौन सी बात सुनी है? 6 साल हो गए 2010 को, आपके डेलीगेशन हमसे मिले, पार्लियामेंटेरियंस हमारे पास आए, हमारे पास इंटरलॉक्यूटर्स आए, उनने कहा हम बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, आप लड़कों को बोलिए कि वो उठे सड़कों से। लड़के चले गए वापस। 6 साल हो गए। दिल्ली वालों को कश्मीर की याद तब आती है जब आग लगती है ग्राउंड पर, क्योंकि आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी है या फिर गलतफहमी फैला? मैं कह रहा हूं आप जाइए पूछिए जो गलतफहमी फैलाना आपके हक में हो सकता है। सर चुनाव का सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं है मीरवाइज उमर फारूक में? क्यों नहीं आप वहां पर वोटिंग के लिए खड़े होते हैं? बताइए, जिन लोगों ने चुनाव लड़े वो कहां हैं? छुपे बैठे कहां हैं वो वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, वहां पर जेल के पुलिस लगी हुई है, सेना लगी हुई है। आखिरकार उन्होंने ही परिस्थिति को नियंत्रण में किया। कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है, आपकी सरकार कहीं नहीं है। आप कैसे देख पा रहे हैं? आप तो घर में बंद है। मैं क्या अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, मीडिया ने पूरी दुनिया, आप तो आंखें बंद करके बातें करिए। आखिर वही की सरकार है ना सर जिसने नियंत्रण किया है परिस्थिति पर। आपकी सरकार तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते हैं कश्मीर पे मीटिंग, दिल्ली यहाँ पे जो आपके चीफ मिनिस्टर है महबूबा साहिबा, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। आप मुझे ये बताइए ना, फैसला करते हैं। एक बेसिक सवाल मैं करती हूँ क्योंकि आप भी कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं और कश्मीर में ही रहते हैं। ये बताइए कि कश्मीर में जब ये पीक सीजन है टूरिज्म का, कि या ये कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पर लात मारना नहीं है कि आप ऐसे वक्त पर इस विरोध को और भी भड़का रहे थे? आप 2 दिन और ये प्रदर्शन करने की जो बार बार बात हो रही थी, आपको नहीं लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है कश्मीर को? अगर हम लोगों से सब्र की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे तो आपके फौज तो यहाँ पे हजारों में लोगों को मारेंगे। तो शुक्र कीजिए हम हड़ताल की कॉल दे रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कि लोग एहतजाज कर रहे हैं घरों में, मस्जिदों में।
अब वरना आपकी फोर्सेस तो यहाँ पे गोलियों की बदनाम बौछार मत कर रही कीजिए है हर जगह। आपकी फोर्सेस, जब तक आप कश्मीर के अंदर है और हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर है, आप भी इसी देश के हैं और ये सेना आपकी भी है। देखिए सर, आप एक मेरी बात सुनिए, देखिए आप कोई जजमेंट नहीं देना, मेहरबानी करके नहीं, बात सुनिए। आपको पाकिस्तान भाता है, वहां से आने वाला पैसा भाता है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि कश्मीर का फायदा किस चीज में है। ये आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने ही, आप जैसी चैनल्स ने ही हिंदुस्तान के अवाम को यहाँ की हकीकत से दूर रखा है। कब तक आप लोगों को झूठ बोलेंगे? कब तक आप लोगों को झूठ बोलेंगे? कब तक आप लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट किया है, अपनी सरकार चुनी है। जम्मू ने अलग वोट किया, कश्मीर ने अलग वोट किया, लेकिन वोट किया साहब। आप जैसे लोग चुनाव में आने से डरते हैं ना, वोट से क्या होता है? वोट से ही सब कुछ होता है, लोकतंत्र से ही सब कुछ होता है, वरना आप भी पाकिस्तान बना दीजिए कश्मीर को। एक बात बताइए, अगर वोट से मसला हल होता तो 47 से तो आप लोगों ने 10 चुनाव कश्मीर में कराए, कौन सा मसला हल हो गया? अगर इलेक्शन से ही मसला होता, आपके लिए मसला जिंदा रहता है क्योंकि आपको फायदा होता है सर, लेकिन वहां पर लोग चाहते हैं पर्यटन। कई सालों तक वहां पर परिस्थिति अच्छी रही है, पर्यटन बढ़ रहा था। आपको जरा पता होना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिनको कुर्सी नहीं चाहिए। हम मारे गए, हमने घरों में से लोग दिए हैं, मैंने अपने फादर दिया है, मैंने अपना अंकल दिया है, हमने बातचीत के लिए हम गए दिल्ली, हमने दिल्ली वालों से जो बात आप की, कह रहे हैं वही भारतीय सेना का वो जवान भी कह सकता है जिसके पिता को जीप में फेंक दिया गया झेलम में। मारने भेज रहे हैं जो आप कह रहे हैं उनको आप यहाँ वही भारतीय सेना का आज तो वहाँ यहाँ पे लोगों में भी गुस्सा है, वहाँ पे लोग भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग, आप सच देखना नहीं चाहते। कश्मीरियत का नुकसान हो रहा है, कश्मीर का नुकसान हो रहा है। जो आप कह रहे हैं सर, वही सेना का वो बच्चा भी कह सकता है जिसके पिता की जीप को जेलम में भेज दिया। अगर वाकई दिल्ली की सरकार या जो भी इस वक्त निर्णय ले रहे हैं, अगर वाकई उनमें थोड़ी सी मानवता होती, ह्यूमैनिटी होती, तो क्या वो ये फैसला करते हैं कि हम कश्मीर मजीद फौज भेजेंगे? ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी फौज है और मजीद आप फौज भेज रहे हैं यहाँ पे कश्मीरियों को मारने के लिए। ये कैसी पॉलिसी है? लोगों में गुस्सा नहीं होगा, आक्रोश नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? जो लोग सड़क पर हिंसा भड़का रहे हैं उन्हें तितर बितर किया जा रहा है। और देखिए या तो मेरी बात आप समझ नहीं हैं। नहीं सर, मातम आपके घर में नहीं है, आप तो बड़े महफूज अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, स्काइप पे देश से बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि उन घरों में मातम पसरा है जिनके बच्चे मारे गए हैं। जमहूरियत है, आपकी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो तो हम देख रहे हैं ना कि घरों में बंद कर दिया है। आप बताइए ना, 500 रुपया पत्थर फेंकने का, ये बताइए, ये कीमत लगा रखी है आपने हिंसा भड़काने की। और लोगों ये अफसोस की बात है कि आज भी आपको रियलिटी नजर नहीं आ रही है। आज भी आपको, आप देखें ये जो बुरहान बच्चा मारा गया, 2 लाख लोग उसके जनाजे में गए, वो सारे पैसे लेके गए, सब पैसे। नहीं हम सुन रहे हैं, ये हाउस अरेस्ट में है ताकि ये दुनिया को संबोधित ना कर सके। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से ये पूरे वर्ल्ड को संबोधित क्यों कर रहे हैं? वो आतंकी था, उसने हथियार उठाए थे। अरे भाई, अगर वो आतंकी है तो मुझे बोलिए, भगत सिंह साहब ने हथियार नहीं उठाए ब्रिटिश के खिलाफ? सुभाष चंद्र बोस ने हथियार नहीं उठाए? अंजना जी, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं के खिलाफ। कैसी बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, लोकतंत्र में रहते हुए चुनी हुई भारत सरकार और आप अंग्रेजों में मुझे बताइए ना, मैं तो आपसे सिंपल सवाल ये कह रहा हूँ कि अगर भगत सिंह साहब हिंदुस्तान की आजादी के निकलते हैं, बहुत अच्छा हुआ आपका सच सामने आया। मुझे बताइए ना, नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। सच सामने आया। अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया हुआ था, जंग में भगत सिंह ने सब कुछ किया था हिंदुस्तान की आजादी के लिए। आप भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ हथियार उठा रहा था बुरहान वानी, और इसीलिए वो आतंकी ही ठहराया जाएगा। किराए के पत्थरबाज हमने आपको दिखाए, सवाल हमने दागे। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी भाषण दे रहे थे, उनके पासपोर्ट पर किसका स्टैंप है बता दें। भारत के स्टैंप पे वे दुनिया घूमते हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं जो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अंजना जी, पाकिस्तान में राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच
सीधा जंग छिड़ चुका है। सत्ता की लड़ाई पाकिस्तान में पहुंची है, एक तीव्र गति से चल रही है। राहिल शरीफ मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं, नवाज शरीफ अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। लड़ाई अब सड़कों पे आ चुकी है और इसी का प्रभाव आज कश्मीर की घाटी में उनके एजेंट कर रहे हैं। वस्तुतः यह पाकिस्तान में राहिल शरीफ की योजना को कामयाब करने के लिए उनके एजेंट यहां बैठकर काम कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान नहीं, राहिल शरीफ ने 100 करोड़ रुपए भिजवाए होंगे, क्योंकि राहिल शरीफ को सत्ता लेना है। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ का भारत सरकार ने पैकेज दिया, एक प्रधानमंत्री दिवाली वहां मनाने गए, इससे ज्यादा की इनिशिएटिव भारत क्या ले सकती है? और भारत का वो अंग है, सिर्फ मुट्ठी भर लोग उस भीड़ में घुसते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं और उसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। आतंकी भी घुस रहे हैं और ग्रेनेड्स इन्हीं लोगों के बीच से वो फेंक रहे हैं सीआरपीएफ पर और सेना पर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन शबनम लोन जी, जीडी बख्शी साहब, मीम अफजल साहब, संबित पात्रा जी, बहुत पेशेंस के साथ आप लोग रुके हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि पत्थर फेंकने वाला एक लड़का, जब ये सवाल उससे पूछा गया तो खुद बता रहा है कि गिलानी ने 500 रुपए दिलवाए। इसके आगे वो उस शख्स का भी नाम बताता है, दाढ़ी वाला कहता है इसे, जो ये 500 रुपए बांट रहा है। सुनिए। गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। 500 रुपए एक आदमी का? हाँ, एक आदमी को। कितने आदमी हो? बहुत है। कितना? 500, 1000? 2 चीज हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है, हम बेरोजगार है। और क्या देता है? खाने के लिए नशा वशा? हाँ देता था पहले, अब नहीं देता था। क्या देता? पहले क्या पता नहीं क्या था। पहले क्या देता था? नाम बताओ उसका, खाता है तो पता भी होगा। नशे का नाम क्या? अभी भी नशा ले रखा है। तेरे को नाम मालूम है? नहीं, वो पता नहीं कौन सा आदमी आता है। तेरे को 500 किसने दिया? वो लड़का था बड़ा सा दाढ़ी वाला। नाम बता। नाम उसका शायद एजाज है। तो सुना आपने, सवाल हमने आपसे भी मांगे थे, हमारे दर्शकों के सवाल अब लेने का वक्त आ गया है और इन्हीं में से एक सवाल यहां पर मैं लेना चाहती हूं, क्योंकि लोग इस पूरी हिंसा से जुड़े हुए हैं और वो ये मानते हैं कि परिस्थिति जल्द से जल्द काबू में आए। सुदीप यादव हैं, जिनका ट्विटर हैंडल दरअसल है Sudeep_LKO। इनका कहना है कि अलगाववादी नेता से पूछिए कि अगर कश्मीर में हिंसा सही है तो अलगाववादी नेता अपने बच्चों को हथियार क्यों नहीं पकड़ाते। शबनम लोन जी, मीरवाइज उमर फारूक साहब तो चले गए, लेकिन ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अंजना जी, कैन आई आंसर? बिल्कुल। ये इस वक्त यहाँ पे अंजना आग लगी हुई है, इस वक्त यहाँ पे मौत है, घर घर में इस वक्त यहाँ पे 40 लड़के मर गए हैं। नॉट ओनली दैट, मैंने सुबह हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ा, पुलवामा में इस वक्त तूफान कोहराम मच रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर बियॉन्ड दीज डेड बॉडीज, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़कों को उठा के गायब किया हुआ और उनकी डेड बॉडीज जहलम से मिली है। एक जहूर अहमद एक लड़का है जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। इस वक्त अभी आप कह रहे थे कि वो किसी के कहे पर बातें कह रहे हैं और आप खुद इस वक्त कहीं से कही हुई बातें कह रही हैं। मुझे लगता है और माहौल मत बिगाड़िए। नहीं, मुझे लगता है विदाउट क्लियर फैक्ट्स वी शुड नॉट टॉक। कम से कम टीवी पर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शबनम लोन जी की परिस्थिति भड़के, इस तरह की र्यूमर फैलाएंगी, ये देख लीजिए, ये खराब बात होगी। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट आया है सुबह का। जब तक रिपोर्ट क्लियर नहीं होती है, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, सब मैच्योर लोगों को आपको भी शांति की अपील करनी चाहिए, गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी शांति की अपील कर रही हूँ। बाकी ये जो राकेश सिन्हा साहब इस वक्त कह रहे थे, एक मिनट, ठीक है, बाकी जो ये राकेश सिन्हा साहब इस वक्त कह रहे थे हमने 1000 करोड़ लाया, आपको क्या हो गया राकेश सिन्हा साहब? इस वक्त कहाँ आप वो 1000 करोड़ रुपया, यहाँ पे क्या आपको लगता है हम कोई भिखारी बैठे हैं? जो भिखारी की बात नहीं है, भीख में भेजा वो। मैं यह कह रहा हूँ कि भारत, मैं यह कह रहा हूँ कश्मीर के हर संकट भारत का संकट है। कश्मीर का हर संकट भारत का संकट है। कश्मीर का हर नौजवान भारत का नौजवान है। ये भारत पुत्र है, कोई कश्मीर पुत्र, बिहार पुत्र, मद्रास पुत्र, चेन्नई पुत्र नहीं है। भूखे मरना है, मरो। शबनम लोन जी, आप अलगाववाद की भाषा बोलना बंद कीजिए। अलगाववाद की भाषा मत बोलिए।
जो लोग मारे गए उन निर्दोष लोगों के प्रति सबकी सहानुभूति होगी। उनके मारने के पीछे जो ताकत है, जो ताकत है उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। कौन लोग हैं ये? कौन लोग? आज तो पत्थर फेंकने वालों ने कह दिया 500 रुपए दिया जा रहा है, आप गिलानी के पक्ष में बोल रही हैं। जो गिलानी भारत का पासपोर्ट लेके पाकिस्तान का पैसा लेता है, पासपोर्ट भारत का पैसा पाकिस्तान का, आप गिलानी के पक्ष में बोल रही हैं। गिलानी के वेबसाइट पर जाइए, वो क्या लिख रहा है? वो भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा है। उस गिलानी को तो अब समय आ गया है, गिलानी को जेल के अंदर डालकर जीवन भर करने के लिए छोड़ देना चाहिए। भारत की धरती पर आकर भारत का अन्न खाकर जो भारत के साथ गद्दारी करते हैं उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलता है। जो भी आतंक करेगा, जो भी भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे सेना और पुलिस सजा देगी और वो सजा जायज है। भारत हमारी मां है। संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है, लोकतंत्र प्राप्त किया है। किसी से पैसा नहीं लिया है। कश्मीर तो सोने की चिड़िया है। दुनिया के बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट में काम किया है। नहीं, शबनम लोन जी, शबनम लोन जी, दुनिया के बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम किया है। शबनम लोन जी, मेहनत से पैसा कमाया है। हमने आपसे कोई भीख नहीं ली है। शबनम लोन जी, कौन कहता है भीख? शबनम जी, ये शब्द का प्रयोग मत कीजिए। कौन कहता है भीख? भीख हो ही नहीं सकता है। शबनम जी, अपने भाई और बंधुओं को भीख नहीं दी जाती है। आप जैसे कहते हैं ये आपकी भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं हो सकती है। चूंकि वहाँ बाढ़ आई थी, उसके बाद जो परिस्थितियां उभरी थी उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था। शबनम जी, आपने तो अलगाववाद का रास्ता छोड़कर चुनाव तक लड़े, पैकेज दिया था तो आप तो कम से कम एक सेन वॉइस की तरह, एक खुली बहस के लिए कम से कम आप अब सामने आइए। सवाल यही है कि चूंकि बाढ़ आई थी, एक आधा मिनट दे दीजिए। आप बाढ़ आई थी इसलिए प्रधानमंत्री ने ये घोषणा। राहिल शरीफ पर की क्या मत है? राहिल शरीफ नवाज शरीफ के बारे में बोलते हैं, मैंने वो भी सवाल उठाया। राहिल शरीफ और नवाज शरीफ का जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसकी छीटा पर रहा है। आप अपनी बात जल्दी से 10 सेकंड में पूरी करें, उसके बाद जीडी बख्शी जी। देखिए अंजना जी, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ का इंसाफ देखिए। मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, लेकिन मैं गई, मैंने कहा मैं एफआईआर रजिस्टर कराऊंगी क्योंकि हम कानून के तहत जाएंगे। आपको मालूम है उसका क्या हुआ? मेरी कंप्लेंट का 2008 से वो कंप्लेंट लास्ट ईयर वो डिसमिस हुई क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने उसमें एक भी विटनेस नहीं लाया। ये इंसाफ है यहाँ पे। और हम लोग किस तरह से यहाँ जीते, मैं आपको कहूंगी, दिस इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। कश्मीर इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ दिस टाइम। और अंजाना जी, जो आप यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। कुछ लोग उसको बनाना चाहते हैं, और वो भी दक्षिण कश्मीर के एक हिस्से को। जीडी बख्शी साहब, उसके बाद आ रही हूँ समझ। अंजना जी, अब हम लोगों को भी उसके बाद आ रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। जीडी बख्शी जी, जीडी बख्शी जी, फारूक जी, ठीक है, हम अपनी बात करें। जीडी बख्शी, मैं तो साहब अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। जीडी बख्शी जी, मिलिटराइजेशन का क्या है सर? देखिए मैडम, मेरी जिंदगी बीत गई लड़ते लड़ते जम्मू कश्मीर में, बाल सफेद हो गए हैं। कुछ चीजें समझनी बहुत अनिवार्य है। वहां पे पहले तो 4 बार पाकिस्तान ने फौजी ताकत से कश्मीर छीनने की कोशिश करी और हर बार पिट गए। उसके बाद साहब उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू करी। 3,500 टेररिस्ट भेजे थे जम्मू कश्मीर में। जितने हम मारते थे उतने और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आ जाते थे। जब हमारा फेंस खड़ा हुआ तो साहब 80% डिग्रेड हुआ इन्फिल्ट्रेशन के अंदर और हथियार एमुनेशन आना बंद हुआ। तब से साहब टेररिस्टों की संख्या घटाकर वहां पर आज के दिन 178 है, 178। 2008 से पाकिस्तान ने नया हथकंडा शुरू किया, टैक्टिक्स बदली और इंतिफादा क्रिएट करने की एक कोशिश करी। करोड़ों रुपए भेजे कि हम वहां पे बेचारे जो बच्चे जो विदाउट जॉब्स हैं, जो कई ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको पैसा दिया जाए स्टोन पेल्टिंग के लिए। टारगेट लिस्ट बनाई गई थी, टारगेट लिस्ट बनाई गई थी कि ब्रिगेडियर को मारो इतना रुपया, कर्नल को मारो इतना, मेजर को इतना। अरे साहब, वो दौर हमने देखा है अमरनाथ यात्रा को लेकर जो वहां पे स्वांग हुआ था, और उसके बाद 2010 में फिर हुआ। और अब वो केवल एक ट्रिगर, एक पॉजिटिव फैक्टर ढूंढ रहे थे कि हम टेररिज्म की लड़ाई भी हार चुके हैं, वहां भी पिट गया पाकिस्तान, तो फिर से ये इंतफादा,
इंतिफादा का स्वरूप देने की कोशिश, जिसमें आप बच्चों को धकेले आगे ताकि बेचारे बच्चे मरे, पैसे देने वाले, उनको उकसाने वाले घरों में बैठ के आराम से आपको भाषण दे, जैसे कि अभी ये जनाब दे रहे थे। इनके वालिद साहब को, इनके फादर साहब को टेररिस्टों ने मारा और उन्हीं टेररिस्टों को ये सपोर्ट आज कर रहे हैं, ये मीर वैस साहब, और दहाड़ रहे हैं ऐसे फालतू के, जैसे कि बच्चों को मरवा के। अरे साहब, टूरिज्म का सीजन है, कश्मीर के लोग इस वक्त अपने पैसे रोजी रोटी कमाते हैं, इस वक्त गदर गफलत करके उनके पेट पे लात मारने के बराबर है, इसमें पेट पे लात मारने के बराबर है। मीम अफजल साहब, टूरिज्म इसमें लाना पड़ता है बेटा, क्योंकि आप और पढ़े लिखे लोग तो और तरह से कमाई कर सकते हैं, वो गरीब लोग कहां से कमाएंगे पैसे? बिल्कुल, जो शिकारा चलाता है पैसे, वो दुकानदार कहां से कमाएगा पैसा? बिल्कुल, जो शिकारा चलाता है, जो बोट हाउस चलाता है, जिसकी रोजी रोटी उस पर निर्भर है, इन महीनों में चलाता है, वो कहां से पैसे कमाएगा? उसके पेट में लात लग रही है कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बोलो। लेकिन मौत का साया बहुत भयानक होता है जनरल साहब। मीम अफजल साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा सर कि अभी आपने मीरवाइज उमर फारूक साहब से बात की। मीरवाइज उमर फारूक साहब वही बातें कह रहे थे जिसकी हमें उम्मीद है, और उससे ज़्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन पर जाया जा सकता था। मैं होता और वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे एक सवाल ये करता। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वालिद की कुर्बानी दी है, अपने अंकल की कुर्बानी दी है। जब बख्शी साहब ने बताया कि उनके वालिद की जान किन लोगों ने ली थी, उन्हीं टेररिस्टों ने ली थी जिनकी आज वो हिमायत करते हैं, उन्हीं मिलिटेंट्स की हिमायत वो आज कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, अगर वो ये कहते हैं कि बच्चों ने कहा कि 500-500 रुपये लेकर के हमने स्टोन पेंटिंग की, हमने पथराव किया, अगर वो इससे इनकार करते तो मैं उनसे ये पूछता कि क्या अभी आप तो नज़रबंद हैं, लेकिन आप एक अपील तो कर ही सकते हैं नौजवानों से कि वो पथराव बंद कर दें और घरों में चले जाएं और फौज से ना उलझें। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि तो कर्फ्यू हमने इसलिए लगवाया कि लोगों की जान ना जाए। तो जो लोग बाहर आ रहे हैं और उनका इतना ज़बरदस्त असर है, और वो खुद भी कह रहे थे कि यहाँ चुने हुए नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं है, अगर उनकी हैसियत है, मैं मान लेता हूँ उनकी हैसियत है, तो मेरे ख्याल में वो उनकी बात भी मानते हैं। तो ये जो 30-40 लोग मर गए, किसी ने सवाल भी पूछा, बहुत सही पूछा कि क्या आपका कोई बच्चा है इसके मरने वालों में? बिल्कुल। मेरे ख्याल में कश्मीर के किसी बड़े लीडर का कोई लड़का नहीं है इसके अंदर। हाँ, कुछ कश्मीरी लीडर जरूर मारे गए हैं टेररिस्टों के नाम से। मैं बहुत सारे नाम गिनवा सकता हूँ। बहन जो हमारी लोन साहिबा हैं, वो भी एक कश्मीर के बड़े लीडर की बेटी हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत भी की थी, शायद याद होगा आपको। और उन्होंने पॉलिटिकल ना बनाया बाकायदा, जब उनके मैं कश्मीर जी इसको पॉलिटिकल ना बनाया। अब्दुल गनी लोन साहब क्या थे, कौन थे? नहीं, सवाल ये है कि जनरेशन दर जनरेशन। अंजना जी, आप ये मत कहिए कि पॉलिटिकल मत बनाइए। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, मेरे फादर ने सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं किया। मेरा अगर भाई हालात आज खराब हो रहे हैं तो सरकार पर सवाल। सज्जाद लोन इनके भाई बीजेपी में। ये कैसे हो सकता है कि सरकार पर सवाल ना उठे? सज्जाद लोन इनके भाई बीजेपी में चले गए। साहब वही जिम्मेदार हैं, सरकार क्या कर रही है? संबित पात्रा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जिस दिन ये जो वानी है, सही सवाल उठाया। एक सेकंड सुनिए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। बुरहान वानी जिस दिन मारा गया, चूंकि हम लोग सब सोशल मीडिया में एक्टिव है, आपने एक ट्वीट देखा होगा आयशा अंद्राबी का। अंद्राबी ने ट्वीट किया, मेरा लड़का मारा गया, मेरा बच्चा मारा गया, मेरा लाल मारा गया। लोगों ने सही जवाब दिया और क्वेश्चन पूछा अंद्राबी से, आपका बायोलॉजिकल बेटा अर्थात आपका जना हुआ बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है, वो तो इंडिया में है ही नहीं, बच्चों को विदेश भेज देते हैं। ये मारा गया तो इसको बेटा बता रहे हो, इसको बेटा बना रहे हो। देखिए, ये जितने सेपरेटिस्ट है, इन सब का परिवार, इनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ते हैं। इनके घर और इनके कोठियां भी बाहर बनी हुई हैं। यहां ये पाकिस्तान का पैसा लेकर अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं और मासूम बच्चों को नशा खिलाकर 500-500 रुपए बोटी के रूप में बांटकर उनको मरवाते हैं। ये तो इनकी लीडरशिप है, और धिक्कार है जो लोग ऐसे सेपरेटिस्ट को लीडर कहते हैं। ये लीडर है, ये गीदड़ है, गीदड़, लीडर नहीं गीदड़ है। और अंजना जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, देखिए आप लोग इतने बड़े चैनल हैं, जिस आदमी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है,
नो, जस्ट अ सेकंड। इतने बड़े आप लोग चैनल है, जिस आदमी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर, प्लेटफॉर्म देने की बात नहीं है संबित पात्रा जी, क्योंकि आप अक्सर सलाह देते हैं मीडिया को, इसीलिए आपको मैं बीच में रोककर जवाब इसका देना चाहती हूं कि ये भी उसी कश्मीर में रह रहे हैं, और अगर ये आग भड़का रहे हैं तो इनसे सवाल हम पूछेंगे। चला गया, मुझे दुख लगा। इनसे सवाल हम पूछेंगे और उनको जवाब भी दिया। खोटी सुना के चला गया। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, कोई जवाब नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। संबित पात्रा जी, यही आप इंडिया के आपने हमारे आर्मी को अपना आर्मी, हमारा आर्मी बताने की जरूरत है क्या? इंडिया को भी किस तरह की जबान बोलते हैं पूरे देश के अंदर, आप बांटने की राजनीति मतलब करते हो। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वाणी से कंपेयर कर देंगे। अच्छा, आप फारूक के साथ खड़े हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछता हूँ, मैं फारूक के साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ जनाब। मेरे साथ खड़े तो चिल्ला क्यों रहे हैं? तो मेरे साथ आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। क्यों सवाल कर रहे हैं? एक तरफा बात करें, किसकी इजाजत नहीं देंगे? मैंने कौन सी पूरी बात कह दी? फारूक अगर कहता है कि आपकी पार्टी को सामने लाना जरूरी था, क्योंकि यही हुर्रियत अपने नेता पीछे से आग लगा रहे हैं। आज हमने उनको बताया है कि आप जैसे लोग ना तो प्रतिनिधित्व करते हैं कश्मीर का, आप में तो चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं है। देखिए, इसका एक दूसरा डायमेंशन है। आज देश के लोग यह भी सुने कि वह व्यक्ति कश्मीर में रहकर कौन सी भाषा बोलता है। बिल्कुल, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। हाँ। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं। वास्तव में कश्मीर में मानवाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है। जब जीप को उठाकर झेलम में डाल देते हैं, वे कौन लोग हैं जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जीप को उठाकर जेल में डाल दे? ऐसे लोगों को अगर गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या उनको माला पहनाया जाएगा? एक बात जान लीजिए, बिस्मार्क ने कहा था कि कई समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिस्कशन से नहीं होता है, उसके समाधान ताकत के उपयोग से होता है। यदि पाकिस्तान ताकत का उपयोग करेगा, मैं कह रहा हूं, यदि कश्मीर का हल राजनीतिक हल शांति से ही निकलेगा। मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं, सरदार पटेल को अगर मौका मिलता, सरदार पटेल को मौका मिलता तो कश्मीर की समस्या 48 से 49 में नहीं होती। अगर सरदार पटेल को मौका नहीं देते नेहरू हैदराबाद में, तो हैदराबाद भी कश्मीर बना रहता। मैं बता रहा हूं, हैदराबाद भी कश्मीर 100 साल तक कश्मीर की समस्या को लेकर आप जूझते रहेंगे। मुट्ठी भर लोग साउथ कश्मीर में बैठकर मुट्ठी भर लोग हैं। प्लीज, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। शबनम जी, एक लाइन में अपनी बात कहें, एक लाइन में प्लीज। यू शुड से सॉरी। नहीं, ठीक है, राजनीतिक हल निकलना जरूरी है। जीडी बख्शी जी, सीधे है, राजनीतिक हल निकलना जरूरी है, शांति बहाली उससे ज्यादा जरूरी है। जीडी बख्शी जी, जीडी बख्शी जी, एक लाइन में। जीडी बख्शी जी, एक मिनट, जल्दी से सर, एक लाइन में, वक्त की बहुत कमी है। देखिए, आप राकेश सिन्हा को कह रहे हैं, देखिए कौन सी सिविलाइज सरकार, प्लीज, अच्छा एक मिनट, कौन सी सिविलाइज सरकार ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पुलिस स्टेशन जला दिए जाए, उसके सुरक्षा कर्मी जिंदा जला दिए जाएं, उसके सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां जेहलम में धकेल के उनको मार डाला जाए, उनके फैमिली धमकियां दी जाए? देखिए, कौन सी सरकार, सिविलाइज सरकार ये बर्दाश्त कर सकती है? अंततः सिर्फ ये है कि नुकसान कश्मीर का हो रहा है और कश्मीर को जलाने वाले जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। अब कश्मीर को ये समझना है कि इनको कैसे अलग करना है। अलगाववादी नेता अगर देश के साथ गद्दारी करते हैं तो उनके खिलाफ कश्मीर को जाना होगा। शांति बहाली से ही कोई भी हल निकलेगा। जल्दी से दर्शकों का एक और सवाल जल्दी से शामिल करते हैं, और ये सवाल है ऋतुराज सिंह का, और इस सवाल में वो ये पूछते हैं कि सरकार पत्थर फेंकने वालों को मारने के बजाय एक के बाद एक करके अलगाववादी नेताओं को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं करती? राकेश जी, छोटा सा जल्दी से। अलगाववादी नेता यदि भारतीय संविधान के अंतर्गत बात करते हैं तो बात किया जा सकता है। जब तक भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई बात नहीं करता है, किसी भी थर्ड पार्टी को कश्मीर के मामले में मेडल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।